of intellectual property rights in innovation-led economy and its significance for competitive startups. Mr. Raj Singh Niranjan is a winner of Parivartan Achievers Award 2017 for excellent achievement in the legal field. He has been invited across the world for regulatory solutions, especially in energy events. He is a Delhi University School of Law alumni. He is also author of the book Energy Law in India and Guide to Electricity Laws in India. He is also counsel at Appellate Tribunal of Electricity and Central Electricity Regulatory Commission. Now I request you, sir, please deliver the session. Thank you so much, madam. So, thank you SP Singh ji, thank you Uma Shankar Prasad ji, and thank you Shirish Paliwal ji for inviting. Thank you, madam. So, इंजीनियर कौन कौन है हम सब में से? सारे इंजीनियर, मैनेजमेंट वाला कोई नहीं है? प्लस मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग प्लस मैनेजमेंट. हाँ, तो इंजीनियरिंग क्यों करी? मार्क्स आ गए थे, पापा ने बोल दिया था. एडमिशन उस समय मिलता नहीं था, मे बी आप लोगों के टाइम में डिफिकल्ट था. अच्छा, ओके. ऑलराइट. सो इंडिया को डेवलप्ड कंट्री कौन बनाएगा? इंजीनियर्स दोनों बनाएंगे. मैनेजमेंट वाले बनाएंगे. कि अमेरिका से कोई न्यूयॉर्क से आएगा इंडिया को डेवलप कर देगा? नहीं आएगा कोई. मतलब हम लोगों को बनाना पड़ेगा. सही है ना? कोई बाहर से, रशिया से या अमेरिका से तो नहीं आएगा ना. मार्स से कोई आया नहीं आएगा. वी हैव टू डू इट वॉट एवर वी हैव. अपने घर को डेवलप का मतलब क्या होता है? Standard of living, high standard of income, around 80,000 compared at least compared to the US dollars. राइट. सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और सर बोल रहे हैं कि यूएस के डॉलर के बराबर हम पहुंच जाएं पर कैपिटा कंजम्पशन. इनकम. ओके, नॉट कंजम्पशन. ऑलराइट. और कोई है? असली में दो गिफ्ट्स है ना मेरे पास, तो मुझे ये डिसाइड करना है कि ये गिफ्ट किसको देने हैं. तो इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. ये रखे हुए ये भी रख देते हैं. तो अभी हम 1.5-2 घंटे में डिस्कस कर लेंगे गिफ्ट किसको. आपको बहुत डिफिकल्टी है. दोनों रजिस्टर देते ना मेरे. ओके. तो जो टॉपिक आज दिया गया है वो बोला है 3-4 वर्ड्स हैं उसमें एक्चुअली इंपॉर्टेंट. एक तो स्टार्टअप वर्ड है, एक गवर्नमेंट वर्ड है और एक आईपीआर वर्ड है. ठीक है. तो देश की जो वेल्थ है, वेल्थ के बारे में तो आपने अमेरिका से कंपेयर कर दिया. डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? देश वेल्दी हो गया है, और जब इंडिविजुअल्स वेल्दी होंगे तो देश भी वेल्दी हो जाएगा. ठीक है. अब इंडिविजुअल्स कैसे वेल्दी होते हैं? कब आप कहते हो कि मैं वेल्दी हो गया? आपके पास टाइम होता है ना, रिश्तेदारों के पास आप कंपेयर करते हो. तो व्हेन डू यू से दैट आई एम वेल्दी? या इंडिविजुअल्स के पास वेल्थ कैसे बढ़ती है? दे आर हैप्पी. ऑलराइट. और एंड्स आर मीट. जितनी जरूरत है उतनी कंप्लीट हो जाए. पर ये जो स्टार्टअप्स है ना, ये विश्वास नहीं करते. When we have enough resources when I need it. स्टार्टअप्स का कहना ये, व्हेन आई हैव अ रियल एस्टेट, व्हेन आई हैव अ हाउस आई एम वेल्दी, व्हेन आई हैव अ कंपनी आई एम वेल्दी. ठीक है. इंडिया में कॉन्सेप्ट 3 चीज का है. इफ यू वांट टू बिकम वेल्दी, दीज आर 3 थिंग्स. क्या क्या 3 चीजें हैं? इंडिया का कॉन्सेप्ट क्या है? आपको अगर वेल्दी बनना है तो रोटी कपड़ा मकान. और क्या है? Farm house. अच्छा, कैसे? फार्म हाउस. ओके. कैसे वेल्दी बनना है उसके लिए 3 कॉन्सेप्ट्स हैं इंडिया में. वो क्या है? तंत्र, मंत्र और यंत्र. आप तीनों चीजों को इस्तेमाल करके वेल्दी बनते हैं. तंत्र का मतलब बॉडी, मंत्र का मतलब माइंड, एंड तंत्र का मतलब मशीन. सो इफ अ पर्सन यूजेस हिज तंत्र, बॉडी, टू डू सम एक्टिविटी, ही विल बिकम वेल्दी. इफ अ पर्सन यूजेस हिज माइंड to become wealthy,
You can do it. Third is a person uses tantra, machine, factory. तंत्र मंत्र यंत्र ना. अब जब तंत्र से जब हम बनाते हैं, घर बनाते हैं हम लोग, घर बनाते हैं, फ्लैट बनाते हैं, अपना खरीदते हैं मेहनत करके, तो हम वेल्दी बन जाते हैं, ठीक है. लेकिन अगर उसका कोई प्रोटेक्शन नहीं हो तो क्या आप मेहनत करोगे? फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट बोलते कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, छोड़ो ये सब रजिस्ट्रेशन, जो भी जाएगा वो रह सकता है. आप मेहनत कर रहे हो, पूरी जिंदगी आपने लगा दी और 4 फ्लैट बनाए, पता चला कोई और 3 लोग रह रहे हैं, तो वो लोग क्यों मेहनत करोगे? सही है कि नहीं है? तो बॉडी से, तन से वो बनाते हैं. सेकेंड लेवल जो होता है, इफ यू वांट 10x इनकम, फर्स्ट अगर आपको फर्स्ट लेवल ऑफ इनकम चाहिए एज ए एंटरप्रेन्योर और एज अ स्टार्टअप, then you have to work with your body. It is X income you will get. But you think, I want to earn more, I want to become wealthy, and you want to make it 10x. So then what you have to do? You have to do combination of the first tantra, body, and second mantra, mind. So when mind and body combine, so what you do skilling. आप क्या कहते हो? आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करते हो, आप MBBS की डिग्री लेते हो, आप लॉयर बनते हो, आप कोई प्रोफेशनल इंजीनियर बनते हो. जैसे ही आपने इस बॉडी के साथ माइंड इंजीनियर का लगा दिया, इट बिकम्स 10x. सो वहां पे जो स्किल लेबर कर रहा है वो 1x करेगा. ये जैसे ही आपने इंजीनियरिंग की लगा दिया, तब पर 10x अर्निंग हो जाएगी. लेकिन इफ यू वांट 100x, आप किसको लगाओगे? थर्ड कंपोनेंट क्या है? मशीन. जैसे ही आपने मशीन लगा दी, पैसिव इनकम हो गई, इट इज 100x. वंस यू पुट अप अ फैक्ट्री, आप कई बार जाओगे देखने के लिए, यू विल मेक अ प्रोसेस. तो तन, मन और तंत्र तीनों वर्क कर रहे हैं वहां पे. और दिस इज व्हाट स्टार्टअप्स आर ट्राइंग टू डू. और जब प्रॉपर्टी की बात आती है, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज जो प्रॉपर्टी का है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है. रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का बिजनेस क्यों बूम कर रहा है? बिकॉज देयर इज अ मैकेनिज्म ऑफ प्रोटेक्शन, देयर इज अ मैकेनिज्म ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी. आप जाते हो, रजिस्ट्रेशन जैसे ही करते हो. अच्छा एक चीज बताइए, मोनोपोली इज बेटर और ओपन कॉम्पिटिशन इज बेटर? ओपन कॉम्पिटिशन बेटर है, पर आपके घर में आपको मोनोपोली दी सरकार ने. जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन हुआ प्रॉपर्टी का, आपकी मोनोपोली है कि भाई इस घर में सर के अलावा कोई नहीं रहेगा. आप क्या बोलोगे? रजिस्ट्रेशन पेपर देखो, मेरी मोनोपोली है. पर अभी तो आप बोल रहे थे ओपन कंपटीशन बेटर है. यही है ना सर, आप लोगों की मोनोपोली है ना आपके घर में, अगर सरकारी घर नहीं है तो व्हाट इज बेटर, मोनोपोली और ओपन कंपटीशन? ओके, ओपन है कि आई कैन सेल दिस हाउस, आई कैन बाय अनदर वन एट एनी प्लेस. आई एम ओपन. सर का कहना है थोड़ा सा ओपन है कि मैं सेल कर सकता हूँ कहीं, और आई कैन बाय न्यू हाउस व्हेन आई नीड, वांट टू शिफ्ट टू अनदर लोकेशन. इस वर्ड को क्या कहते हैं पता है? ट्रांजैक्शन रेडी. अब दो चीजें हो गई हैं, एक तरफ है गवर्नमेंट और एक तरफ है एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप. गवर्नमेंट जो रेगुलेशन करती है वो 3 चीजों से करती है. 3 थिंग्स गवर्नमेंट विल डू, और वो 3 चीज है, इट विल मेक लॉ, इट विल मेक पॉलिसी, इट विल मेक स्टैंडर्ड्स. कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सिंपल वर्ड्स है बिल्कुल. लॉ, पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड्स. जो स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप को 3 चीजें चाहिए. स्टार्टअप को जो 3 चीजें चाहिए, मेक माई प्रोजेक्ट, मेक माई कंपनी बैंकेबल, इट शुड बी बैंकेबल. डू मेक लॉ, पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड सो दैट माई प्रोजेक्ट इज बैंकेबल. नंबर 2 रिक्वायरमेंट है स्टार्टअप की, मेक माई प्रोजेक्ट और माई कंपनी रिस्क फ्री. जिस तरह से आप सोचते हो ना कि मेरे घर में कोई बेजा कब्जा ना हो जाए, सिमिलरली स्टार्टअप सोचता है कि मैंने अगर कोई चीज क्रिएट करी है, somebody should not occupy that. रिस्क फ्री. थर्ड जो रिक्वायरमेंट है जो स्टार्टअप की कंपनी की है, मेक माई प्रोजेक्ट ट्रांजैक्शन रेडी. सर ने जो बोला, इसको सिंपल वे में समझिए. आप अपने लिए व्हेन यू आर परचेजिंग अ थिंग, परचेजिंग अ फ्लैट फॉर योरसेल्फ, आपकी भी सेम रिक्वायरमेंट है, वेरी सिमिलर, कॉमन रिक्वायरमेंट. आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है मेक माई फ्लैट बैंकेबल. सो इफ आई गो टू अ बैंक, भाई 1 करोड़ का प्रॉपर्टी मिलती है मिनिमम, छोटे सा फ्लैट. अब मैं जा रहा हूं तो आई डोंट, एज अ मिडिल क्लास आई डोंट हैव सो मच ऑफ मनी, आई हैव ओनली 10 lakhs, 15 lakhs, 20 lakhs, वो भी पापा मम्मी से लेकर के.
तो मैं बोलूंगा माई फ्लैट शुड बी बैंकेबल सो दैट आई गिव 20 lakhs, बैंक शुड गिव 80 lakhs, ये बैंकेबल है. नंबर 2, माई फ्लैट शुड बी रिस्क फ्री. आप एंटरप्रेन्योर की तरह सोचो. रिस्क फ्री मतलब उसका टाइटल क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई लाइबिलिटी, पास्ट लाइबिलिटीज नहीं होनी चाहिए, वॉट एवर टैक्सेस आर टू बी पेड इट इज पेड, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल पुराना नहीं होना चाहिए, इट इज रिस्क, और नहीं तो कोई अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन नहीं होना चाहिए, रिस्क फ्री. थर्ड रिक्वायरमेंट जो आपकी है, सर ने जो बोला, ट्रांजैक्शन रेडी. सो टुडे आई एम एट अ जूनियर पोजीशन, आई एम अ इंजीनियर जेई, टुमारो मे बी आई विल बिकम अ जनरल मैनेजर, आई विल हैव फैमिली, आई विल हैव 2-3 किड्स. मेरी फैमिली, अभी मैंने 1 bedroom फ्लैट खरीदा है, 10 साल बाद मुझे 2 bedroom 3 bedroom फ्लैट चाहिए, तो व्हाट, आई शुड बी एबल टू सेल दैट स्मॉल फ्लैट एंड देन परचेज अ बिगर फ्लैट. इट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन रेडी. ये 3 रिक्वायरमेंट आपकी है. वही फ्लैट से वही 3 रिक्वायरमेंट किसकी है? एक स्टार्टअप की है फ्रॉम द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट 3 चीजें बना रही है, लॉ, पॉलिसी, स्टैंडर्ड्स. स्टार्टअप को क्या चाहिए? बैंकेबल, ट्रांजैक्शन रेडी, रिस्क फ्री. और ये दोनों आपस में क्यों साठगांठ कर रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट को रिच और टैक्सेस देने का काम, रेवेन्यू, वो स्टार्टअप देंगे, बिकॉज इफ दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन. सो इट इज अ चेन एक्चुअली. ऑलराइट, तो एक चीज सिंपल सवाल है, बिकॉज यू हैव सच अ लॉन्ग एक्सपीरियंस. व्हाट इन योर माइंड इज मीनिंग ऑफ लॉ? लॉ का मतलब क्या है? Set of rules and regulations. It is a boundary under which we have to. Boundary under which you have to work. All right. Okay. Should not cross that boundary. Okay. ठीक है. और anybody else? Protection of rights. Protection of rights. Wonderful. So government है ना, rights देती है, और जो startup है, entrepreneur, वो revenue देता है. Chain बोलती है. ये mechanism है, पूरा system है. All right. So लॉ, ओके, चलो लेट मी, आपकी नोटशीट आप बनाते हो ना लेफ्ट साइड पे. सो व्हेन आई वाज वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो हमें नोटशीट बनानी पड़ती है पहले. अब तो कंप्यूटर आ गए आपके पास, बट पहले क्या होता था, कोई भी मिनिस्ट्री से या कोई भी कुछ आया कागज, तो राइट साइड पे हम डबल पंच कर लेते थे और लेफ्ट साइड पे ग्रीन शीट लगा लेते थे, और उस ग्रीन शीट पे नोटशीट रखते थे कि ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज गिवन दिस 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 दिस, उनके ये क्वेश्चन है, पार्लियामेंट्री क्वेश्चन ये आया है. और फिर उसमें हम नोटशीट में अपने रीजंस लिखे, फिर सजेशन देके पुट अप करते थे जॉइंट सेक्रेटरी को, देन सेक्रेटरी, एंड देन वो सेक्रेटरी के लेवल पे हो गया तो वापस आ जाता था, नहीं तो फिर मंत्री जी के पास आ जाता था, फिर वापस आता था कि ओके अप्रूव्ड या नॉट अप्रूव्ड या जो भी है क्वेरी. ग्रीन शीट होती थी. ग्रीन शीट लिखते कैसे, वो आप सीख लोगे एकदम सिंपल वे में. अगर आपको लॉ का मतलब समझ में आ गया तो एकदम क्लियर, नोटशीट विल बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड. कोई आपको काट नहीं सकता हाईएस्ट लेवल तक, वो बोलेगा, खुश होगा कि यार मेरा काम आसान कर दिया. लॉ का मतलब ओनली 5 थिंग्स. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ का मतलब ही 5 थिंग्स. चलिए, और वो 5, और आपकी ग्रीन शीट में भी आप यूज कर सकते हो उसे. नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, इट कैन बी अमेंडेड. सबको हिंदी इंग्लिश समझ में आती है ना? Yes, sir. किसी को भी नहीं समझ में आती तो प्लीज कम अप, इट इज अ डिस्कशन. मैंने सर से बोला था वो डिस्कशन होगा, इट विल नॉट बी अ लेक्चर फ्रॉम माई साइड. ठीक है ना? प्रेजेंटेशन भी मैंने दे दिया, आप ले लेना प्रेजेंटेशन. मैंने किताबें भी लिखी है, वो जब आप खरीद सकते हो, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसमें सी लिखा है हमारा कॉपीराइट, तो वो खरीद सकते हो. बाकी नोट्स जो है वो मैंने आपको शेयर कर दिए, मे बी व्हाट्सएप ग्रुप में आपके पास आ गया हो. तो फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड इज एक्ट. एक्ट आर मेड ओनली एंड ओनली बाय लेजिस्लेचर, मतलब पार्लियामेंट सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे विधानसभा. नंबर 2. थर्ड इज रूल्स. फोर्थ इज रेगुलेशंस एंड फिफ्थ इज नोटिफिकेशन. सिर्फ 5 चीजें हैं. सर आपका नाम क्या है? यदु. यदु जी बोल रहे हैं कि सर ऐसा क्या, सर रूल्स एंड रेगुलेशन में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस है भी क्या? आंसर इज है, दोनों चीजें अलग अलग है. रूल्स आर मेड ओनली एंड ओनली बाय द गवर्नमेंट, नोबडी एल्स मेक्स रूल्स. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल मेक रूल्स और गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट विल मेक रूल्स. Regulations are made only and only by statutory bodies. Statutory bodies मतलब क्या? एक्ट के अंदर अगर कोई बॉडी क्रिएट करी गई है, फॉर एग्जाम्पल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट में चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया क्रिएट कर दिया. सो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया क्या बनाएगा?
रेगुलेशंस बनाएगा, नॉट रूल्स। फिफ्थ जो कंपोनेंट है नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशंस आर इशूड बाय एनीबॉडी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अगर कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स करना है, उनमें अपॉइंटमेंट करना है, कोई भी एक्टिविटी करनी है, तो वो नोटिफिकेशन इशू कर देंगे। अगर पार्लियामेंट को कोई भी एक्ट इंप्लीमेंट करना है या उसमें उसकी एनफोर्समेंट करनी है, वो नोटिफिकेशन इशू कर सकता है। गवर्नमेंट को कोई भी अगर रूल्स इंप्लीमेंट करना है, एनफोर्स करना है या उसमें कोई एक्टिविटी करनी है, नोटिफिकेशन इशू कर सकता है। जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, जैसे रेगुलेटरी कमीशन हो गया या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गया, और भी बहुत सारी स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल स्टैट्यूटरी बॉडी है क्या? नहीं है, ओके। सो अगर स्टैट्यूटरी बॉडी होती है तो रेगुलेशंस बनाती है, ठीक है, उसको एनफोर्स करने के लिए नोटिफिकेशन। और नोटिफिकेशन में एक प्रिंसिपल है सिंपल सा, कि इट शुड बी पब्लिश्ड, प्रायर इंटीमेशन कंपलसरी है, सरप्राइज नॉट अलाउड। डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि कुछ भी लॉ करना है कर लो, लेकिन पहले बता दो, नॉट सरप्राइज। पहले बताने के लिए अंग्रेजों ने क्या रास्ता निकाला, एक काम करते हैं, 2 न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देते हैं, अज्यूम्ड। अगर आपको 2 न्यूज़पेपर में, एक इंग्लिश में क्योंकि उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश थी, और एक लोकल लैंग्वेज में जैसे हिंदी या तमिल या जो भी है, उसमें पब्लिश कर दो, नोटिफिकेशन में डाल दो। अब अज्यूम कर लिया जाएगा कि सबको पता है, और ये भी अज्यूम कर लिया जाएगा उसके बाद, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। उस दिन के बाद आप कोर्ट के सामने या अपने सीनियर के सामने ये नहीं कह सकते कि सर मुझे पता नहीं था इसलिए गलती हो गई, नॉट अलाउड। प्रिज्यूम्ड एंड अज्यूम्ड, ठीक है। लेकिन पता है न्यूज़पेपर वालों में लड़ाई हो गई, सारे न्यूज़पेपर वाले बोलने लगे कि हमारे यहाँ छापो ऐड, हमारे यहाँ, क्योंकि लॉ तो बहुत लंबा होता है, ठीक है। तो अंग्रेजी सरकार ने बोला कि हम ये न्यूज़पेपर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, एक काम करते हैं, हम अपना खुद का न्यूज़पेपर छापते हैं। तो हमारा न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट का न्यूज़पेपर क्या है? गजेट ऑफ इंडिया। सो वंस इट इज पब्लिश्ड इन गजेट ऑफ इंडिया, इट इज प्रिज्यूम्ड एंड अज्यूम्ड दैट एवरीबॉडी नोस, एंड गजेट कोई पढ़ता ही नहीं है बाकी सारे न्यूज़पेपर है हमारे पास। तो आज के बाद आपको कभी भी कोई नोटशीट बनानी हो, सिंपल फंड है, आप लो, बोलो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कि सर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो स्टेट सब्जेक्ट है, हमारा काम ही नहीं, खत्म ही हो गया हमारा, या तो सेंट्रल सब्जेक्ट है, जो भी है, या हमारा सब्जेक्ट है, वी लेट अस डील इनटू इट। सेकंड, उसके बारे में जो राइट साइड में आपने रखा है, उसके बारे में एक्ट क्या कहता है, तो आप देखोगे कि ओके, ट्रेडमार्क एक्ट क्या कहता है, या कॉपीराइट एक्ट क्या कहता है, नेशनल ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट क्या कहता है, पेटेंट्स एक्ट क्या कहता है, या प्लांट वेराइटीज एक्ट। मैं सिर्फ आईपीआर के नाम ले रहा हूं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या कहता है वो एक्ट लिखोगे, फिर उसके अंदर जो रूल्स बनाए गवर्नमेंट ने, बोलोगे उसके रूल्स क्या कहते हैं, तो ट्रेडमार्क रूल्स क्या कहते हैं, पेटेंट के रूल्स क्या कहते हैं, या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के रूल कहते हैं, प्लांट वेराइटीज एक्ट के रूल्स क्या कहते हैं, या इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट के रूल्स क्या कहते हैं, वो रूल्स लिखोगे। उसके बाद रेगुलेशंस, तो किसने किसने जो जो रेगुलेशंस बनाए, कोई भी रेगुलेशन हो, अगर स्टैट्यूटरी बॉडी है तो रेगुलेशंस लिखोगे। फिर लिखोगे नोटिफिकेशन क्या कहता है। अब उस बेसिस पे व्हेन यू राइट योर सजेशन इन व्यू ऑफ द अबव, माय सजेशन इज कि सर क्योंकि रूल्स ये बोल रहे हैं और रेगुलेशंस ये बोल रहे हैं, तो हमें ये करना चाहिए। अब आप बताओ कौन सा सीनियर खुश नहीं होगा? ही विल बी वेरी हैप्पी कि मेरे को सेव कर लिया, गलत डिसीजन हो जाता मेरे से। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू मेक। सो आईपीआर लॉ भी यही है, सेम चीज। ऑल राइट, सो अब हम क्लियर हो गए गवर्नमेंट, लॉ, पॉलिसी, स्टैंडर्ड्स। मैं पॉलिसी और स्टैंडर्ड्स में नहीं जाता हूं, पॉलिसी स्टैंडर्ड्स अलग चीज है, ठीक है। लेकिन मैडम आपका नाम क्या है? श्वेता नहीं खुश है। श्वेता बोल रही है मैडम कि सर ये लॉ की डेफिनेशन में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का क्या है, मेरे मन में तो चल रहा है बार बार, वो लॉ नहीं है क्या? हाई कोर्ट का जजमेंट लॉ नहीं है? नहीं है मैडम, इट इज ओनली इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। तो श्वेता जी और यतु जी में कोई डिफरेंस ऑफ व्यूज है, तो वो जाएगा जज के सामने और श्वेता जी अपना व्यू बताएंगी और यदु जी अपना व्यू बताएंगी। जज सिर्फ इंटरप्रेट करेगा, वो बोलेगा ये वाला सही है या ये वाला गलत है, वो लॉ नहीं बनाने वाला। लॉ मेकिंग पावर नहीं है कोर्ट्स के पास, हाई कोर्ट के पास तो है ही नहीं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास छोटी है, उसमें हम जाते नहीं। कभी आप चाहो आप मेरा यूट्यूब चैनल देख लेना, उसमें डिस्क्राइब्ड है क्या है, ठीक है। तो लॉ, पॉलिसी, स्टैंडर्ड्स तीनों अलग अलग चीज है, पर अभी के लिए हमने समझ लिया गवर्नमेंट एक एंटिटी है, एक स्टार्टअप है। आईपीआर के राइट्स गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को दे रही है और बदले में रेवेन्यूज कलेक्ट कर रही है। तो चेन कंप्लीट हो गई, विन विन सिचुएशन सबके लिए हो गया। और हमने ये भी सीख लिया कि तंत्र मंत्र यंत्र से अमीर कैसे बन सकते हैं। तो आप सब अब क्लियर हो गए कि कैसे आगे बढ़ना है। 1474 में इनोवेटिव, 1474 आज से 4-5 साल से पहले,
उस समय कहते हैं कि मॉडर्न जो आईपीआर हम सोचते हैं वो उसका जन्म हुआ था, और कहाँ हुआ था? वेनिस में। वेनिस कहाँ पे? इटली में। इटली में जन्म हुआ था। वेनिस में क्या हुआ था? ग्लास ब्लोअर्स थे। जब आप चर्च जाते हो तो चर्च में आपको डिजाइन कलरफुल वो ग्लासेस दिखते हैं ना, पूरे अलग अलग, ग्रीन, रेड, वो डिजाइन करते थे वेनिस वाले। और आप अपने घर के सामने लैंप लगाते हो तो लैंप्स बनाते थे वो, उसके अंदर ना चर्चेस की वो मोमबत्ती जलती थी और दिए जलते थे, तो ग्लास अलग अलग कलर्स के ग्लास ब्लोअर्स बनाते थे। और उनमें काफी लड़ाई चलती थी कि मैंने ये डिस्कवर करा है, मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है। तो सबसे पहले जो वेनिस की स्टेट गवर्नमेंट ने, उसने पेटेंट लॉ बनाया और उसने बोला ये वाली टेक्नोलॉजी जिस बंदे ने बनाई है यही बनाएगा और कोई नहीं बनाएगा। वो फर्स्ट पेटेंट था। तो 6-7 लोगों को अलग अलग ग्लास ब्लोअर टेक्नोलॉजी के पेटेंट दिए गए फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में। ऑलराइट, एक तरह से उनको मोनोपोली राइट्स दिए गए कि भाई आपकी मोनोपोली, आपकी टेक्नोलॉजी है, आपने डिस्कवर करी है अपने माइंड से, अब आपकी मोनोपोली आप बनाओ। और वेनिस में देखिए, दूसरी कंट्रीज में उनका कोई हाथ नहीं था। दूसरी कंट्री में, फ्रांस में अगर कोई बना रहा है दे कैन डू नथिंग, बट वेनिस में कोई नहीं बनाएगा। दैट इज द पेटेंट लॉ। ऑलराइट, अब इसके कारण जो ग्लास ब्लोअर इंडस्ट्री बूम कर गई। इनफैक्ट वेनिस आज तक डेवलप्ड मतलब प्लेस है, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस बिकॉज ऑफ द पेटेंट लॉ। एंड अल्टीमेटली गवर्नमेंट्स ने ये आइडेंटिफाई कर लिया, यूरोपियन गवर्नमेंट्स ने, कि अगर किसी चीज का हम मोनोपोली राइट्स किसी एक कॉम्पिटेंट पर्सन को देते हैं ना, तो वो कमाल कर देता है। और 1600 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली राइट्स दिए कि इंडिया में जितना बिजनेस करना है ब्रिटिश से, इंग्लैंड से सिर्फ एक ही कंपनी करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और किसी को अलाउड नहीं। प्रॉफिटेबल, आज के हिसाब से बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रही है वो। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट को लग रहा है ये तो बहुत अच्छा है भाई, हमें तो रेवेन्यू मिल रहा है कंटिन्यूअसली, हमने तो मोनोपोली राइट्स दी, हमने तो सिर्फ एक ऑर्डर दिया है कि आज के बाद इंडिया में कोई और बिजनेस नहीं करेगा। बाकी कंट्रीज कर रहे हैं, कर सकती है अपनी, बाकी कंट्रीज ने भी अपनी उसको देख करके कॉपी पेस्ट करके बाकी कंट्रीज ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली राइट दे दी। ऑलराइट, और इसको देख करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट बना दिया जिसको बोलते हैं स्टैट्यूट ऑफ मोनोपोली 1624 में। और स्टैट्यूट ऑफ मोनोपोली में जहां जहां उनको दिखता था कि पैसे ज्यादा मिलते हैं, प्रॉफिट, वहां पे मोनोपोली राइट्स, पेटेंट देना शुरू कर दिया। और ऐसी ऐसी चीजों के लिए पेटेंट दिया जिसके लिए हमारे फिर महात्मा गांधी जी ने भी फाइट किया। सॉल्ट को पेटेंट कर दिया कि यही कंपनी करेगी और कोई नहीं करेगा। तो महात्मा जी गांधी गए, सबको लेके बोला नहीं हम नहीं मानते इसको। दिस वाज द इम्प्लीकेशन ऑफ। ऑलराइट, अब यूरोप में सारी स्टेट्स ने धीरे धीरे पेटेंट को, टेक्नोलॉजी को अप्लाई कर लिया, अपने अपने स्टेट्स में पेटेंट के लॉ अप्लाई कर लिए। उसके कारण इनोवेशन बहुत बढ़ गया। जैसे आपको प्रॉपर्टी राइट मिल गए, जैसे आपको क्लियर हो गया कि यार ये ना मेरे अलावा और कोई नहीं करता, तो बंदे ने मेहनत करना शुरू कर दिया और इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप का कंटिन्यूसली शुरू हो गया। लेकिन 2 स्टेट्स है ना, उनको वो डाकू बोलते थे, स्विट्जरलैंड और फिनलैंड। सॉरी नहीं, फिनलैंड नहीं है, उसका नाम है स्विट्जरलैंड एंड नीदरलैंड। पायरेट स्टेट्स। स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड ने बोला नहीं, वी डोंट बिलीव इन दिस पेटेंट, वी बिलीव इन फ्री ट्रेड। तो स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड क्या कर रहे थे, उनको पायरेट स्टेट क्यों बोलते हैं, वो क्या कर रहे थे, किसी भी कंट्री में कोई भी डिस्कवरी हो पेटेंट की, वो अपने यहां कॉपी पेस्ट करके बेचना शुरू। दिस वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन यूरोप कि यार हमने तो जर्मनी का जर्मनी में प्रोटेक्शन है, फ्रांस का फ्रांस में प्रोटेक्शन है, यूके में यूके वाला पेटेंट का प्रोटेक्शन है। मैंने डिस्कवर करी, अपनी माइंड को यूज करा, अपनी चीज बना ली, पता चला स्विट्जरलैंड में और नीदरलैंड में उसको कॉपी पेस्ट करके उन्होंने फिर से पूरे एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक ट्रीटी बनाई। 1850 में ये लोग मिले और 1850 में मिलने के बाद उन्होंने एक पूरे यूरोप का पेटेंटिंग सिस्टम बनाया और बोला, और वहां पे नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड को भी इनवाइट कर लिया। तो 1850 के बाद कॉमन सिस्टम हो गया पेटेंटिंग का। अब पूरे यूरोप में अगर एक कंट्री में पेटेंट था तो बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी उसको ऑनर करने लगी, एक कॉमन सिस्टम बन गया। अभी भी कुछ चीजों में मोनोपोली है। अब जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आप जो साइन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आप यूज नहीं कर सकते, इट इज मोनोपोलाइज्ड।
वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थोड़ी साइन है, वो तो अशोका ने बनाया था 3000 साल पहले, तो कल्चरल लेगेसी है हमारी। पर अगर मैं चाहूं कि आप तो अपने विजिटिंग कार्ड में लगाते हैं ना, शेर का चिन्ह लगाते हो ना आप लोग कि नहीं लगाते? आप लोग को अलाउड है लगाना? तो जब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में था तो मेरे कार्ड में लिखा हुआ था शेर का चिन्ह, सोने वाला वैसा लगा हुआ था, ठीक है। लेकिन आज जब मैंने रिजाइन करके आई हैव जॉइंड द फर्म, माय लॉ फर्म ट्रांस इंडिया लॉ एसोसिएट, तो उसमें शेर का चिन्ह नहीं है, वो मोनोपोली है सरकार की, ठीक है। तो सरकार ने एक्ट पास करा, द स्टेट एम्बलम्स ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन एंड इम्प्रॉपर यूज एक्ट 2005। ऑल राइट। अब पेरिस कन्वेंशन के बाद पेटेंट्स में एक तरह से रेवोल्यूशन आ गया, लेकिन एक 1873 में एक एग्जीबिशन उन्होंने करी, एग्जीबिशन का इंटरनेशनल एग्जीबिशंस ऑफ इन्वेंशन वियना में। वियना कहां पर है? ऑस्ट्रिया, ओके। लेकिन नई नई इन्वेंशंस को लेकर के ना वो फेल हो गई एक्चुअली। रिक्वेस्ट ये थी, मतलब जो डिमांड ये थी कि ऐसा है कि जितने लोग इन्वेंशंस कर रहे हैं, इन्वेंशन का दौर चल रहा है, उन्होंने बोला ये हम कॉन्फ्रेंस करते हैं, एग्जीबिशन करते हैं, सारे जितने भी इन्वेंटर्स हैं, राइट ब्रदर्स और ये सब आएंगे और अपनी अपनी टेक्नोलॉजी दिखाएंगे, कोई नहीं है। उनको ये डर था कि इफ आई गो एंड इफ आई शोकेस माय इन्वेंशन टू एवरीबॉडी एल्स, तो फिर वो थेफ्ट, somebody else will start using it and I want to keep it secret। और इस सीक्रेसी के चक्कर में हजारों चीजें गवा दी हमने। आप सोचिए, एक बंदे के पास कोई नई चीज उसने डिस्कवर करी, बहुत अच्छी है, जब तक वो जिंदा था तब तक बनाई, उसके बाद वो मर गया। अब क्या हुआ? फॉर एवर वर्ल्ड हैज लॉस्ट दिस टेक्नोलॉजी, इट इज गॉन। अब नाउ रीडिस्कवरी जब होगी तब होगी। समझ रहे हो कितना इंटेंशन हमारा? इनफैक्ट जो नालंदा की जो बुक्स जलाई गई, उससे इंडिया का कितना इमेंस लॉस हुआ होगा। हमें सबसे पुरानी महाभारत कहां मिली? काशगर में। काशगर कहां पर है? चाइना में है, जहां हमें वो कॉपी पेस्ट करके लानी पड़ी, मतलब इट वाज ट्रिमेंडस लॉस। तो इन्होंने बोला कि ये जो इन्वेंशंस हैं, इसको हम बेस्ट। अब प्रॉब्लम क्या थी? एक तरफ क्या है, एक इनोवेटर और जो मेहनत करने वाला बंदा है, इंजीनियर, साइंटिस्ट, वो सोच रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूं तो मुझे मोनोपोली राइट्स मिलने चाहिए। दूसरी तरफ आप सबने क्या बोला? कंज्यूमर राइट्स का क्या हुआ? ओपन कंपटीशन का क्या हुआ? सबकी इट इज अ कॉमन थ्रेट। अब ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिव इंटरेस्ट हो गए ना, दो चीजें कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं। एक तरफ कंज्यूमर इंटरेस्ट आ गया, ओपन कंपटीशन आ गया, एक तरफ मोनोपोली राइट्स आ गया, और एक तरफ इंटेलेक्चुअल वर्क आ गया। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को हम क्या बोलते हैं? आईपी बार्गेन। देयर हैज टू बी सम मिडिल ग्राउंड, जहां पे हम आईपी बार्गेन, मतलब किस तरह के कितना बार्गेन हम किसको दे सकते हैं, वो उसको एक वर्ड है, हमने आईपी बार्गेन कर दिया है। तो हमने रास्ता एक निकाला। सो पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में 1883 में एक रास्ता निकाला गया कि ठीक है, मोनोपोली राइट्स दिए जाएंगे, पर मोनोपोली राइट्स विल बी टाइम बाउंड। उसके बदले में टाइम बाउंड मतलब 10 साल, 20 साल, 30 साल, इतने टाइम के लिए जितना कमाना कमा लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सरकार की तरफ से प्रोटेक्शन, सुरक्षा आपको। उसके बाद वो जनरल कॉमन प्रॉपर्टी सबकी है, ये धरोहर है, कॉमन है। लेकिन क्या देना है बंदे को? क्या देना है? जिसने इन्वेंशन करा है उसको पूरा इन्वेंशन डिस्क्लोज करना है, सो दैट दैट नॉलेज इज नॉट लॉस्ट। तब तक तो पुराना हो जाएगा, आधे साल के बाद उसकी जरूरत नहीं रहेगी, नया रिपोर्ट आ जाएगी। राइट। तो एंटरप्रेन्योरशिप कैसे बढ़ेगा? करेक्ट। एंटरप्रेन्योरशिप कैसे बढ़ेगा? उसको दवा के अपनी 10 साल तक, 10 साल बाद रिलेवेंट ही नहीं है। हम एंटरप्रेन्योरशिप को वो नहीं कर रहे थे। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया, एकदम जो सर पूछ रहे हैं ना, वही क्वेश्चन आया कि इससे एक और आगे का क्वेश्चन आया। उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को तो बढ़ने का ये तो क्वेश्चन आया, साथ में ये हुआ कि बाय चांस यूरोप में कोई डिस्कवरी, मेडिसिन की डिस्कवरी हुई यूरोप में। इंडिया में टीबी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो यूरोपियन कंपनी इंडिया में नहीं दवाई दे रही है, ठीक है? तो क्या हम इंडिया के लोगों को मरने दें? इट इज फेमस केस ऑफ जाइडस। वो ये क्या कहता है कि नहीं, नॉट अलाउड। अगर आप पूरे वर्ल्ड में बांट रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं किसी ज्योग्राफिकल एरिया में आप नहीं बांट सकते हैं, then that country will allow any other party
to produce it and make generic medicines. Till the time you are not capable of doing it. So there are not, उस intellectual IP bargain में there are exceptions to protect the. अब कोविड आ गया, so कोविड में किसी को वेट करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्शन क्लॉज स्टार्ट हो गया. इट इज अ नेशनल इमरजेंसी. नेशनल इमरजेंसी में प्रेसिडेंट रूल हो जाता है ना, प्राइम मिनिस्टर और बाकी लोग साइड हट जाते हैं. सिमिलर केस है. तो ये एक्सेप्शंस जो आईपी लॉ में ना इनबिल्ट लगाए हुए हैं. ऑल राइट. अब 1983 में जब पेरिस कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी आ गया था, उसमें एंड उसको कोडिफाई, बेटर वे में कोडिफाई वाशिंगटन डीसी में करा 1970 में. और 1970 में इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव भी वाशिंगटन डीसी में गया था कोडिफिकेशन के प्रोसेस में. एंड वी वर आल्सो पार्ट ऑफ दिस कोडिफिकेशन प्रोसेस. और हमने आते ही साथ हमने एक कमेटी बना दी जिसका नाम था जस्टिस एन राजगोपाला अय्यर कमेटी. उसका पर्पस था कि इंडिया का जो पेटेंट लॉ को उसको डेवलप करे, उसको समझे. और उसको हमने ज्यादा वेट नहीं करा. 1970 में जनवरी में वॉशिंगटन में पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी साइन हुई थी. हमने 1970 में दिसंबर में पेटेंट्स एक्ट 1970 इंडिया का बना दिया. ऑलराइट. और इसमें ये सारी डिबेट कंक्लूड हो गई कि मोनोपोली बेटर है कि ओपन कंपटीशन बेटर है. ये भी कंक्लूड हो गया कि ओरिजिनल थिंकिंग को रिवॉर्ड कैसे करना है या डिस्क्लोजिंग टेक्नोलॉजी इन पब्लिक इंटरेस्ट कैसे करना है. ये सारी चीजों को हमने 1970 में पेटेंट्स एक्ट में सॉल्व कर लिया. चलिए अपन दूसरी बात कर लेते हैं, कॉपीराइट. तो पब्लिशिंग इंडस्ट्री जब यूरोप में आई, अच्छा ये सारे मैक्सिमम जो लॉज हैं वो यूरोप में स्टार्ट हुए. एंड बिकॉज वी वर कॉमनवेल्थ कंट्री मतलब इंग्लैंड के जो लॉज हैं वो हमने अडॉप्ट करे हैं. तो आर्टिकल 373 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि बिफोर इंडिपेंडेंस या बिफोर द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जितने लॉ एप्लीकेबल है वो सब अभी भी एप्लीकेबल है इंडिया में. आपको पता है? नहीं. अगर पार्लियामेंट चेंज करती है या पार्लियामेंट रिपील करती है तो देन दे आर नॉट एप्लीकेबल, अदरवाइज दे आर ऑल एप्लीकेबल. तो अगर कोई जजमेंट भी है पुराना प्राइवी कर्स काउंसिल का, हाउस ऑफ लॉर्ड का, तो आप आज भी कोट कर सकते हो, वो लॉ है. अनलेस एंड अनटिल आजादी के बाद या 1950 के बाद हमारी पार्लियामेंट ने कोई लॉ नहीं बना दिया. अगर हमारी पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया तब, या रिपील कर दिया उसको, तब रिपील है. अदरवाइज कॉमन लॉ तभी भी एप्लीकेबल है इंडिया में. ऑलराइट. ओके. सो कॉमन जो लिटरेरी वर्क है जो भी लिखा है ऑथर ने, तो अब ट्रांसपेरेंसी बैक का मेरी किताब रखी थी उस पर. अब किसी ने मेहनत करके 1 साल लगा के किताब लिखी. तो 1886 में बर्न कन्वेंशन हुआ, प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी राइट. ये बुक मैंने लिखी है. तो एज पर बर्न कन्वेंशन मुझे कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं. सिर्फ बर्न कन्वेंशन ये कहता है कि अगर किसी ने कोई किताब लिखी, किसी भी लिटरेरी वर्क लिखी है, वो ऑटोमेटिकली इट इज प्रोटेक्टेड, कोई टेन्योर नहीं है. लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी पता है? इसमें प्रॉब्लम ये थी, अब मुझे इस जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करी है उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को मुझे बैंकेबल बनाना है. मान लो मुझे ये सेल करना है यूएसए यूके पूरे वर्ल्ड में, तो मुझे फंडिंग की जरूरत है. तो बैंक्स विल बी अनकंफर्टेबल. सर आपका कहाँ रजिस्ट्रेशन है, आपने लिखी भी है कि नहीं लिखी है किताब, ये आप ही हो राज सिंह निरंजन जी की कौन है. तो बैंकेबल बनना मुश्किल है उसका. दूसरा, अगर मुझे उसको ट्रांजैक्शन रेडी बनाना है, मैं ये बोलता हूँ कि यार मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं एक काम करता हूँ, एक पब्लिशर को सारे राइट दे देता हूँ, या मैं सर को सारे राइट दे देता हूँ कि सर आज के बाद मैं आप ही उसके ओनर हूँ. अब मैं क्या ट्रांसफर करूँ? उस एग्रीमेंट की कितनी वैल्यू है? तीसरा, किसी ने अपने आप ही यूएसए में कॉपी पेस्ट करके किताब और छाप दी. हाउ डू आई रिस्क? उस रिस्क से मैं कैसे बचूंगा? इन सब के लिए प्रोविजंस नहीं थे. उन्होंने राइट की तो बात कर दी, लेकिन इन सारी प्रोटेक्शन, हाउ बैंकेबल, रिस्क फ्री, ट्रांजैक्शन रेडी मेरी किताब को नहीं बनाया. तो एक और एग्रीमेंट हुआ जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन 1952. 1952 में इस कन्वेंशन में बोला कि आप अपने जो भी कॉपीराइट मटेरियल है उसको गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास जाके रजिस्टर कर सकते हैं. और एक सिंबल बनाया. सिंबल में क्या था? सी और गोला. तो इस किताब में आप देखोगे तो इसमें रिजर्व्ड सी लगा हुआ है, सिंबल.
सी और सिंबल, इसका मतलब ये कॉपीराइट है। विदाउट द परमिशन ऑफ पब्लिशर और माई सेल्फ दे नोबडी कैन प्रैक्टिस इट। अब अगर मैं किसी को कोई राइट्स देना चाहता हूं, नाउ इट हैज बिकम बैंकेबल, नाउ द बैंक विल बी रेडी टू फंड इट, नाउ इट इज ट्रांजैक्शन रेडी। मैं सर को देना चाहता हूं, मैं दे दूंगा सर को, फिर मेरा राइट कुछ नहीं है, खत्म हो गया मेरा राइट एज अ ऑथर। मैं बोलता हूं कि कोई मूवी बननी है, किसी को मूवी बनानी है मेरी किताब पे, अब मैंने एक नॉवेल तो नहीं है पर नॉवेल लिखी है, तो मैं बोल सकता हूं ठीक है आप मूवी बना लो। विदाउट माई परमिशन ही कैन नॉट मेक अ मूवी और ही कैन नॉट मेक एनीथिंग व्हाटएवर ही वांट्स टू। सो बैंकेबल हो गया, रिस्क फ्री हो गया, ट्रांजैक्शन रेडी हो गया। सो जो सेकंड कन्वेंशन आया था यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन, उसने इसको ट्रांजैक्शन रेडी बना दिया था। और इस 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी रियलाइज करा कि ये कन्वेंशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी बहुत सारी किताबें लिखी हुई थी। कौन सी किताब लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ये तो प्रोटेक्ट करना है। अब कितने साल के लिए प्रोटेक्ट करना है? 20 साल का प्रोटेक्शन पेटेंट्स एक्ट में दिया हुआ है। उन्होंने बोला भाई प्रोटेक्शन तो लाइफ टाइम के बाद भी होना चाहिए, बच्चों के पास भी होना चाहिए। तो एक और एक्ट बनाया गया जिसका नाम था कॉपीराइट एक्ट 1957। कॉपीराइट एक्ट में ये लिखा कि अगर आप कोई किताब लिखते हैं, लिटरेरी वर्क लिखते हैं, तो आपकी लाइफ टाइम तक प्रोटेक्टेड है प्लस 60 ईयर्स। मरने के 60 साल बाद तक। तो आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी है एंटरप्रेन्योर्स के पास। आप देख लीजिए कौन सा ऑथर 60 साल पहले मर गया है और बिल्कुल खुल के और फ्री। इट इज नाउ कॉमन प्रॉपर्टी, इट इज पब्लिक प्रॉपर्टी। और छापिए उसको, कुछ हो तो मैं हूं जिम्मेवार। ठीक है, तो हाउ टू मेक फ्रेंड्स या डील, जो भी आपको लगती है किताबें, आप ढूंढ लीजिए उनको क्या है। और बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी, अर्थशास्त्र, किसी ने रोका है, महाभारत, रामायण, पंचतंत्र। कोई जरूरत नहीं किसी से परमिशन लेने के लिए। क्यों? कॉपीराइट एक्ट। कोई बोले दिखा दो कॉपीराइट एक्ट, नहीं तो मुझे आगे कर दो, मैं बता दूंगा उसको क्या करना है। ठीक है, तो आपके लिए देखो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मैंने आपको बता दी। तो ऑलराइट, थोड़ी सी ट्रेडमार्क की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला कन्वेंशन ट्रेडमार्क का 1891 में हुआ, जिसका नाम था मैड्रिड एग्रीमेंट कंसर्निंग द इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स 1981। इसने क्या दिया? ब्रांडिंग राइट्स दिया। ठीक है सर, टाइम कम पड़ रहा हूं तो मुझे इशारा कर दीजिएगा। कोई बात नहीं है। इसने ब्रांडिंग, अब आपका सर, आपका नाम क्या है? आशीष आशीष। पूरा नाम क्या है? माडवलकर। ओके। अब कोई बंदा आशीष के नाम से ही बोले मैं भी इंजीनियर हूं सर, मैं इस बड़े इंस्टीट्यूट में काम करता हूं, तो क्या करोगे? व्हाट इज इट? somebody can do it ना। क्या होता है, फेसबुक में फोटो चिपका देते हैं, फिर बोलते हैं पैसे दे दो यार, मैं सर बीमार पड़ रहा हूँ, दोस्तों को, सब सारे दोस्तों को लिख देता है वो, तो कोई ना कोई तो भेज ही देता है पैसे। मतलब अरे भैया तू आशीष चिंता मत कर, मैं हूं ना, अभी देता हूँ पैसे तुझे। अच्छा, अजीब अजीब सी चीज आती है। फिर वो व्हाट्सएप में ग्रुप बना लेते हैं, बाकी सारे से आई एम इन बैंकॉक सर आप पूरी प्लीज 20,000 रुपए ट्रांसफर करें। और आपका सीनियर बोल रहा है, आपको समझ में नहीं आता, अच्छा हो सकता है बिजी हो, इमरजेंसी हो, तो सर मैडम ले रहा हूं, मैडम डोंट डू दैट। इट इज कॉल्ड इम्पर्सोनेशन। क्रिमिनल ऑफेंस है इम्पर्सोनेशन आपका। सो इट इज प्रोटेक्टेड, इंडिविजुअल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम इम्पर्सोनेशन इन द इंडियन पीनल कोड। अब दूसरा एक्ट आ गया, कौन सा है? बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, तो इम्पर्सोनेशन इंडिविजुअल को तो आपने प्रोटेक्ट कर लिया, पर लेकिन आप जलेबी अच्छी बनाते हैं, वर्ल्ड की बेस्ट जलेबी बनाते हैं, स्क्वायर जलेबी बनाते हैं। ठीक है, तो आपने, सर आपका नाम क्या है? राहुल। तो हमने राहुल जलेबी, राज जलेबी बना देता हूं, कोई नहीं, अगर मेरे को मौका मिला तो मैं बनाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरी मशीन लगेगी, जलेबी, स्क्वायर जलेबी। ठीक है, और राहुल जलेबी या राज जलेबी हमने बनाना शुरू करी। अब पता चला कि वो गाजियाबाद में भी किसी ने बनाना शुरू कर दिया, फिर पता चला फरीदाबाद में बनाना चाहिए। यार हमारी इतनी मेहनत करी, हमने मशीन बनाई, डिजाइन बनाई, फिर वो करा, फिर उसको प्रमोट करा अपने नाम को कि राज जलेबी। तो ये इनोवेशन का तो कोई फायदा नहीं है, मतलब हमारा मोटिवेशन तो खत्म हो गया। तो ब्रांडिंग प्रोटेक्ट करने की बात चल रही है। ब्रांडिंग प्रोटेक्ट करने के लिए आप बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं, आपको लगता है स्टार्टअप्स हैं, इसको कैसे करते हैं आगे?
अच्छा कोई बात नहीं। तो स्टार्टअप्स को या फिर कंपनी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बोला कि अगर अपना नाम आप रजिस्टर करा देते हैं, अगर अपना आप, मैं राज सिंह निरंजन फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस करता हूं, रजिस्टर करा दो, इट कैन बी रजिस्टर्ड। नाउ इट हैज बिकम अ ब्रांड विच विल वर्क ऑन फूड। एंड नाउ अगर फरीदाबाद में या गाजियाबाद में या कहीं भी पूरे वर्ल्ड में नहीं, इंडिया में अगर किसी ने भी उस राज स्क्वायर जलेबी बनाई, देन द गवर्नमेंट विल गिव मी प्रोटेक्शन थ्रू लॉ, पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड्स, एंड माई ब्रांड whenever I want, the day I start कि यार मैं तो रिटायर होता हूँ, बहुत हो गया जलेबी, अब एक काम करते हैं, कुछ और काम करते हैं, I want to become a stand-up comedian, ऐसा भी तो हो सकता है ना, तो मैं करूँगा, okay, so राज जलेबी will be sold, it is saleable now, transaction ready है, just by registration, कुछ नहीं है, sole proprietorship है भाई। अब क्वेश्चन ये आता है स्टार्टअप्स में, आपसे पूछेंगे लोग कि मैं किस तरह की कंपनी बनाऊँ, किस तरह का लीगल स्ट्रक्चर बनाऊँ, ये है सिंपल स्ट्रक्चर है, 10-10-10 का फॉर्मूला है, ज्यादा कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। 10-10-10 का क्या फॉर्मूला है, ये मेरा फॉर्मूला है, मेरा पेटेंट नहीं कराया मैंने, लेकिन ये फॉर्मूला मेरा है। इसमें यह है कि अगर बिलो 10 लाख का आपका बिजनेस आप सोच रहे हैं, या अगले 3 साल में आपका 10 लाख से कम का टर्नओवर होने वाला है, तो आप बोलो या तो प्रोप्राइटरशिप बना लो, ज्यादा कंफ्यूजन मत करो, आपके नाम पे पैन कार्ड आएगा, आप एक ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाओगे, हो गया काम। या दूसरा ऑप्शन है पार्टनरशिप बना लो, मान लीजिए आप अकेले नहीं कर सकते, आप अपनी वाइफ के साथ भी करना चाहते हैं, तो वाइफ और आप दोनों पार्टनर बन जाओ, अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो वाइफ के साथ नहीं जमती, दोस्त के साथ करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दोस्त के साथ पार्टनरशिप कर लो। सेकेंड, अच्छा रजिस्टर कराने की भी जरूरत नहीं है, अभी रजिस्ट्रेशन आया ही नहीं, प्रोप्राइटरशिप में भी नहीं आया, पार्टनरशिप में भी नहीं आया। थर्ड इज HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बोला यार हम लोग फैमिली करेंगे, बच्चे भी और ग्रैंडफादर भी मिलकर करेंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन इतना आसान है। और क्या फाइल करना है आपको, ट्रेडमार्क फाइल, आपको कौन सा क्या लाइसेंस चाहिए, सब बोलते हैं लाइसेंस क्या चाहिए सर, बहुत अब मेरे को बिजनेस शुरू करना है, दुकान खोलनी, लाइसेंस क्या चाहिए, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना है, नंबर 1। नंबर 2, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना है, क्योंकि आपको सरकार को, लोकल अथॉरिटी को बताना पड़ेगा कि मैं ये धंधा कर रहा हूं, दैट्स इट। अब दूसरा, अगर आपका 10 लाख से 1 करोड़ का बिजनेस है, 10-10, तब आप बोलोगे यार थोड़ा आगे बढ़ जाओ, 1%, क्योंकि उसको आपको लोन्स लेने पड़ेंगे, तो 1% कंपनी खोलो या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप खोलो, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। पार्टनरशिप में एक्सेप्शन है जहां पे आप रजिस्टर करा सकते हो, पर मैं वहां जा नहीं रहा हूं, मत करवाए ना रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप, अभी जरूरत नहीं है, आप LLP खोल लो फिर अगर रजिस्ट्रेशन की बात आ रही है। इसका मतलब आप रजिस्टर करा रहे हो, 10 लाख से ज्यादा बड़ा बिजनेस है आपका, ठीक है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, 1% कंपनी या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अगर कोई बोलता है 1 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस है, 10-10-10, तो आप उसको बोलो कि भाई एक काम करो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोलो। ये स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर है, बस ये 10-10 के फॉर्मूला में आप किसी भी स्टार्टअप को बता सकते हो कि करना क्या है। ये कन्वर्ट हो जाता है जैसे 1% कंपनी LLP सब्सिक्वेंटली। दैट्स अ गुड क्वेश्चन सर, एक्सीलेंट। इसको थोड़ा आगे कर लीजिए, तो एक स्लाइड आगे कर दीजिए, मुझे बता दीजिए कैसे करते हैं। ओके, माउस से होता है, एक ही करिएगा स्लाइड, ठीक है। तो अब आप स्टार्टअप्स को, क्योंकि आपसे स्टार्टअप्स बहुत सारे मिलते होंगे और आपसे रिक्वेस्ट करते होंगे, तो आपको अब आइडिया लग जाएगा कि 10-10-10 का, और आगे कर दीजिए, अच्छा यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। तो सबके सारे बिजनेसेस के, स्टार्टअप्स के अलग अलग बेनिफिट्स हैं, अलग अलग नुकसान है, अलग अलग फायदे, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपकी ब्रांडिंग हो गई। सर एक मिनट, हाँ सर, ये जो लीगल स्ट्रक्चर आपने बताया है, जी ये हार्ड एंड फास्ट है कि फॉलो करना जरूरी है? आपने कहा कि 10 लाख के नीचे है तो वो पार्टनरशिप और इसमें करते हैं। 10-10-10 का रूल मैंने बनाया है, इसलिए आपको, अगर आपको लगता है कि मैं सीधे पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा विजन ऐसा है कि मेरे को पता है कि 10 करोड़ का टर्नओवर बढ़ जाएगा, तो आप सीधे बना लीजिए कंपनी। ये तो एक थंब रूल बनाया है जिससे बंदा कंफ्यूजन ना हो। मेरे कहने का मतलब
अगर मान लीजिए एक लिमिटेड लाइबिलिटी या बना रहे हैं वन मैन में ये बना रहे हैं, तो उन सब में तो एक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस प्रॉपर नहीं होगी, बट उसमें मेरे ख्याल से वो है कि 10 लाख के नीचे वो नोटरी करके भी हो जाता है। हाँ करेक्ट करेक्ट, तो 10 लाख के अगर- नीचे कंप्लायंसेस कम होते हैं ना सर। हाँ, तो अगर वो 10 लाख का है लेकिन वो ऑपरेट कर रहा है 1 करोड़ के ऊपर, सो इज ही लायबल टू मेक अ कंपनी? नो नो। सो लेट अस, सर का बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला आपने, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF, आप बोलोगे HUF क्या होती है? जिस दिन आपकी शादी हो जाती है उस दिन आपका और आपके वाइफ का हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बन जाता है, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। आप दोनों मिलकर अगर कोई बिजनेस करते हो, आपको सिर्फ एक चीज करनी होती है, आपको अपने नाम से पैन कार्ड लेना पड़ता है, अपने नाम से बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ता है, अपने नाम से जो कंप्लायंस है वो करने पड़ते हैं। अपने नाम से अब कोई दोनों का नाम से नहीं, आपको डिसाइड करना पड़ता है। जैसे HUF में क्या है, सिर्फ आप कोई भी नाम रख सकते हो, ABC HUF रख सकते हो, अच्छा अलाउड है। जनरली क्या करते हैं हम, सर आपका नाम क्या है? शीर्ष पर तो शिरीष पालीवाल HUF। इस तरह से आप जनरली क्या है, जो करता होता है, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, मेल सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, उसके नाम पे जनरली रखा जाता है, पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि उसके नाम पे रखना है। आपको XYZ काका HUF भी रख सकते हो या चाचा HUF भी रख सकते हो, अलाउड है। तो जिस दिन आपकी और आपकी वाइफ की शादी हो, या आपकी वाइफ की नहीं, सॉरी, आप दोनों की शादी आप दोनों की शादी हो, उस दिन आप क्या करेंगे, जाएंगे, बोलेंगे मेरे को पैन कार्ड चाहिए, नाम सोच लीजिए अपना और पैन कार्ड ले लीजिए। जिस दिन से आप पैन कार्ड लेंगे उस वक्त से 12 लाख रुपए की इनकम आपकी टैक्स फ्री मेरी तरफ से। 12 लाख तो आपकी टैक्स फ्री इनकम इंडिविजुअली, 12 लाख आपकी वाइफ की इनकम टैक्स फ्री, और 12 लाख हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की इनकम टैक्स फ्री। इससे अच्छा क्या मिल सकता है? और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में 12 लाख नहीं 24 लाख का टैक्स फ्री है। उसका रीजन ये है, इट इज अ प्रोफेशनल बॉडी। उसमें आप जब 50%, जब आप 24 लाख की इनकम हो जाएगी तो आप 50% को ऑटोमेटिक एक्सपेंस दिखा के 12 लाख में, तो टैक्स खत्म ही हो गया आपका 24 लाख का। इससे अच्छा क्या हो सकता है? और कोई वो बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ कंप्लायंस करने हैं आपको। बैंक अकाउंट अलग होना चाहिए, पैन कार्ड अलग। अच्छा, इनका क्वेश्चन कुछ और था कि 10-10 का रूल बताया आपने सर। अब मैंने बहुत अच्छा काम किया एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, अकेले मैं काम कर रहा हूं, लेकिन उसका टर्नओवर 1 करोड़ का हो गया, तो क्या मुझे LLP कन्वर्ट करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी। व्हाट रिक्वायर्ड? ये तो सिर्फ स्ट्रक्चर दिया है, उसमें आपको सीधी सी बात है, बैंक आपको लोन नहीं देगा, आपको जरूरत नहीं लोन की, तो आप मत करवाइए। तो ये मैं दूसरे रीजन के चलते इसलिए पूछ रहा था। आप जैसे बोल रहे हैं कि जनरली जो कंपनी या कोई भी है तो देयर इज फॉर्मल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। क्या वो 10 लाख के लिए फॉर्मल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मेरे ख्याल से नहीं होता? नहीं, तो अब हो क्या रहा है कि देयर आर मेनी कंपनीज व्हिच हैज कम टू आवर नॉलेज, नेशनल लिंक के दे आर ऑपरेटिंग। नेशनल तो लिख नहीं सकते ना सर। दे आर ऑपरेटिंग लाइक They're doing that. नोटरी कर रहा है, नोटरी कर लिया It's illegal actually, according to us. हाँ, उसका They are तो operating. उसका पैन कार्ड नहीं मिलेगा ना उसको, कैसे? सब चीज़ है, पैन कार्ड भी है, GST भी है, सब चीज़। तो वो गलती से हो गया। ओके, ऐसा है, कुछ कुछ वर्ड्स जो है ना, जैसे इंडिया वर्ड, India. अब मेरी फर्म के आगे इंडिया वर्ड लिखा है, लेकिन आप बोलोगे कैसे लिखा है? ट्रांस इंडिया लॉ एसोसिएट्स लिखा है। आप सोचो कि इंडिया वर्ड इज नॉट अलाउड। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन ली, मेरे पास परमिशन है, तो इंडिया वर्ड आप लिख सकते हो इन कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वर्ड्स, बट यू हैव टू टेक अ परमिशन, देन ओनली इट विल बी रजिस्टर्ड। तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जो आर दिख रहा है ना आपको, आर कब हुआ? जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला ओके, मेरी पार्टनरशिप भी रजिस्ट्रेशन के लिए जब गई, इट इज अ पार्टनरशिप एक्चुअली, क्योंकि लॉ फर्म्स जो होते हैं पार्टनरशिप होते हैं हम लोग जनरली। तो जब रजिस्ट्री के लिए गई तो पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल आया, तब रजिस्ट्री हुई मेरी पार्टनरशिप की। और जब मैंने ट्रेडमार्क के लिए रजिस्टर करा तो वो जो एनओसी, इट इज नॉट अप्रूवल, इट इज एनओसी, कि भाई हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ट्रांस इंडिया लॉ एसोसिएट में इंडिया आएगी। पर नॉर्मली अगर कोई इंडिया चाहे बिना, जैसे अगर इंडिया वर्ड या नेशनल वर्ड लिखा है, तो आप उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करिए, प्लीज शो अस द एनओसी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इफ ही शोज एनओसी फ्रॉम द गवर्नमेंट, ओके, परफेक्ट, ऑलराइट। जैसे आप ट्रेडमार्क रजिस्टर कराते, ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन आपने डाली, उस दिन से आप टीएम लिख सकते हो अपने मार्क। तो आपने राहुल को रजिस्टर कराया फॉर स्क्वायर जलेबी, तो आप राहुल टीएम लिख दो, ठीक है। और जिस वक्त रजिस्ट्रेशन आ जाता है आपके पास, तो आप आर और गोला, जब तक आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं आता, यू आर नॉट अलाउड टू राइट आर,
because it symbolize it is illegal, it can be prosecuted actually. ठीक है, तो ये आपको सेफ्टी मिल जाती है. अब लेकिन बोलिए सर, प्रोप्राइटरी से ट्रांसफर की जा सकती है किसी की सोल प्रोप्राइटर फर्म है, आप कह रहे हो कि वो प्राइवेट मतलब हाँ, ये तो बड़ा चैलेंज है. प्रोप्राइटरशिप को ट्रांसफर करना बहुत डिफिकल्ट होता है एक्चुअली. आपकी लॉ फर्म है, मेरे को ट्रांसफर करना है, मैं लॉयर नहीं, ये तो पार्टनरशिप है, तो मैं ट्रांसफर कर, नॉन लॉयर को नहीं कर सकता, लॉयर को ट्रांसफर कर सकता हूँ मैं ट्रांजेक्शन. ऐसा कुछ डिस्टिंक्शन होता है. मैं बताता हूँ, इसलिए बोलते हैं हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉस. हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन मतलब एक तरफ तो एडवोकेट्स एक्ट है या चार्टर्ड अकाउंट भी तो प्रोफेशनल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट है. एक तरफ ट्रेडमार्क एक्ट है, ठीक है कि नहीं, या एक तरफ पार्टनरशिप एक्ट है. अब पार्टनरशिप एक्ट में मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया है. अब सडनली एट सम जंक्चर आई से कि ओके नो, सम जूनियर इज कमिंग अप विद बेटर वर्क एंड आई वांट टू मेक हिम पार्टनर. ठीक है, हमारे यहाँ प्रोफेशनल्स पार्टनर बनते हैं. तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट रजिस्टर अ न्यू पार्टनरशिप डीड कि ये रिटायर होने पार्टनर, ये नए पार्टनर. पैन नंबर नहीं चेंज होगा, टैन नंबर नहीं चेंज होगा, बैंक अकाउंट नहीं चेंज होगा, कुछ भी नहीं चेंज होगा, ब्रांड नहीं चेंज होगा, आईपीआर ऑटोमेटिकली सब ट्रांसफर हो जाएगा. तो इट इज ट्रांजेक्शन रेडी. पर जो फर्स्ट वाले जो नॉर्मल जो मैंने बताया ना, प्रोप्राइटरशिप में और एचयूएफ में, इसमें ट्रांजेक्शन इसीलिए बोलते हैं आप 10 लाख के पहले कर लो. आपने एलएलपी नहीं कराई तो फिर ट्रांजेक्शन रेडी नहीं है. मान लो आपने बहुत गुडविल क्रिएट करी, अब उस गुडविल को ट्रांसफर करने के लिए आपको उसको ट्रांजैक्शन रेडी बनाना पड़ेगा ना, वरना आपको वो जो रेम्यूनरेशन मिलना है वो नहीं मिलेगी. वो स्क्वायर जलेबी आप ही अपनी लाइफ टाइम में बना सकते हो. फिर आप गए तो फिर कोई नया बंदा फिर जो बनाएगा तो बनाएगा, पर आपको कोई बेनिफिट तो नहीं हुआ ना. ठीक है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है. अगर आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया है, उस ट्रेडमार्क को आप ट्रांसफर कर सकते हो. आप प्रोप्राइटरशिप को ट्रांसफर नहीं करोगे, पर आप बोलोगे ठीक है प्रोप्राइटरशिप तो मैं नहीं कर सकता, मेरे बैंक अकाउंट मेरे पास रहेंगे, पर कोई भी कंपनी हो, XYZ एंटिटी हो, आप उसको बोलोगे ये ट्रेडमार्क आप ले लो, स्क्वायर जलेबी आपकी है, अलाउड. तो वो बैंकेबल हो जाएगा आपके लिए ट्रेडमार्क उस समय, इवन विद अ स्मॉल कंपनी. अब क्वेश्चन था कि प्रोप्राइटरशिप से हम नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड कर सकते हैं क्या एनी टाइम? हाँ, प्रोप्राइटरशिप को रिजॉल्व करके आप एलएलपी या जो भी रजिस्टर पार्टनरशिप बना सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं, 1% कंपनी बना सकते हैं. कंपनी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. आप क्या करोगे, नई एंटिटी बनाओगे फ्रेश, और उसकी जो प्रोप्राइटरशिप की जितनी भी एक्वायर कर लोगे. आपने कंपनी बनाई, आपके पास पहले से पार्टनरशिप चल रही है, दैट कंपनी विल एक्वायर ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप. सो अभी क्या है, मेरी ट्रांस इंडिया लॉ एसोसिएट्स पार्टनरशिप है. फ्यूचर में हम लोग सोचते हैं हम लोग एलएलपी बना सकते हैं, कंपनी नहीं बना सकते. हमने बोला ट्रांस इंडिया लॉ एसोसिएट्स एलएलपी बना ली, तो नई एलएलपी बनेगी. बट व्हाट दिस एलएलपी विल डू, दैट विल एक्वायर ऑल द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनरशिप. तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी. दैट ट्रांजैक्शन कैन हैपन. और सब जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, वो हम अगर कंपनी क्रिएट करके ना हस्बैंड वाइफ एक ही से टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में असेट्स ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के राइट्स ट्रांसफर, आपने कंपनी, आपने हस्बैंड वाइफ ने कंपनी बना ली, नई एंटिटी अलग हो गई, तो जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो करता है वो असेट्स बेच सकता है उसको. जैसे ट्रेडमार्क, जो प्रॉपर्टीज है ना, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी रियल एस्टेट, और दूसरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज पेटेंट, वो ट्रांजैक्शन हो सकते हैं. पर एचयूएफ ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता. वो इट इज पर्सन डिपेंडेंट, इट इज फैमिली डिपेंडेंट. एक्चुअली कन्वर्ट हो सकता है, अपग्रेड कर सकते हैं कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकता. नई कंपनी में असेट्स आप ट्रांसफर कर सकते हैं. फिर उसका क्या होगा, अगर ओरिजिनल को डिसॉल्व कर सकते हैं? वो डिसॉल्व हो जाएगी, वो ऑटोमेटिक डिसॉल्व होती है. उसमें वो डिसॉल्व भी नहीं करना है. एचयूएफ में ये भी फायदा है, वो डिसॉल्व नहीं करना. आपकी कंपनी में ही बन सकते हैं, आप एलएलपी बना सकते हो. नो, प्रोफेशनल्स को ये है, बार्ड है. प्रोफेशनल्स जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और लॉयर्स हैं, वो अपनी कंपनी नहीं बना सकते, बिकॉज डॉक्टर्स कंपनी नहीं बना सकते. वो इनडायरेक्टली कुछ कर रहे हैं वो अलग बात है, क्योंकि डॉक्टर्स मैंने देखा है आजकल हॉस्पिटल्स एक कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट करते हैं. पर एज अ प्रोफेशनल एथिक, यू आर अ प्रोफेशनल, यू आर नॉट अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कहा जाता है. सर वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं? वो पार्टनरशिप बना सकते हैं, एलएलपी बना सकते हैं. और पर उसमें भी कंडीशन क्या है पता है, नॉन लॉयर्स एंड नॉन सीएस कैन नॉट बिकम पार्टनर्स. अगर टीला में जो भी पार्टनर्स होंगे, ट्रांस इंडिया लॉ एसोसिएट्स, दे आर ऑल लॉयर्स. चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में जितने भी पार्टनर्स होंगे, दे आर ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट. दे कैन ओनली मेक एलएलपी ऑफ ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओनली लॉयर्स. इट कैन नॉट बी अ somebody, any ex person coming.
चार्टर्ड अकाउंटेंट साथ में बनाने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राई कर रही है, लेकिन जो हमारे बार काउंसिल के रूल्स हैं उनमें भी अमेंडमेंट नहीं हुआ, इसलिए हमको अलाउड नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि ऐसी फर्म्स बनाई जाएं कि जहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर्स साथ में काम कर सकें। पर जो बार काउंसिल एडवोकेट्स एक्ट में और बार काउंसिल रूल्स में चेंज नहीं हुआ, इसलिए हम नहीं बना सकते अभी। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स इट कि प्रोफेशनल साथ में बनाए। मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीएस एंड ऑल दे कैन मेक, ओनली लॉयर्स कैन नॉट बी अ पार्ट। हाँ, अभी सीएस और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का अभी कुछ चल रहा है कि दोनों साथ में बना सकते हैं, पर अभी भी वो बहुत मतलब नेसेंट स्टेज पे, अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। बट द टाइम विल कम जहाँ पे आ जाएगा वो थोड़े टाइम में, जहाँ पे सारे प्रोफेशनल्स को अलाउ कर दिया जाएगा। ऑलराइट, अब मोनोपोली राइट्स, एक ब्रांडिंग भी अगर आप दे रहे हो तो मोनोपोली राइट्स मिल गए भाई, कोई और यूज नहीं कर सकता ब्रांडिंग को। क्या मोनोपोली राइट्स रिफ्यूज करे जा सकते हैं? और रिफ्यूज अगर करना है मोनोपोली राइट्स तो किन ग्राउंड्स पे करना है? आप रजिस्ट्रार हो ट्रेडमार्क के, ब्रांडिंग के रजिस्ट्रार हो, और आपके पास एप्लीकेशन आ रही है स्क्वायर जलेबी की, ठीक है? अब आपको डिसाइड करना है कि मैं इस बंदे को मोनोपोली राइट्स दूं कि नहीं दूं, तो आप कैसे डिसाइड करते हो? बोलो पब्लिक यूटिलिटी। सर का कहना है पब्लिक यूटिलिटी। और कोई और नहीं बना रहा है तो देना पड़ेगा। अच्छा, कोई और नहीं बना रहा तो देना पड़ेगा। ओके, नहीं, अगर वो पब्लिक गुड के लिए रिक्वायर्ड है, नहीं देना, मेडिसिन है या ऐसी कोई चीज है which will harm public at large, हाँ। तो इस केस में मोनोपोली राइट्स नहीं देने चाहिए। ओके, वेरी नाइस। और कोई देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए भाई? और देना चाहिए तो आप रजिस्ट्रार हो, कैसे डिसाइड करोगे? बैकग्राउंड देखो। बैकग्राउंड का क्या लिंक है? पर्सन कैसा है? पर्सन कैसा है? और वो कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना। यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, सेक्स, कास्ट और वेल्थ ऑफ द पर्सन। इवन वो वेल्दी हो चाहे पुअर हो, हमें तो इक्वल एज अ गवर्नमेंट, एज अ रजिस्ट्रार वी हैव टू ट्रीट एवरीवन, एवरी पर्सन एज इक्वल एक्चुअली। कोई बात नहीं, इसके लिए 4 टेस्ट लगाते हैं, सिंपल टेस्ट लगाते हैं। तो ओरिजिनल थिंकिंग को आप सबसे पहले फर्स्ट आपको ओरिजिनल थिंकिंग आइडेंटिफाई करनी है, उसकी ओरिजिनल थिंकिंग है कि नहीं है। उस ओरिजिनल थिंकिंग के लिए आप 3 टेस्ट लगाते हो। सबसे पहले टेस्ट बोलते हैं टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस। तो आप इस चीज को डिस्टिंक्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बाकी सारी चीजों से, जैसे सर ने बोला कंपेयर करना है आपको। सेकेंड इज टेस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन। टेस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ये बोलता है कि वो चीज ना किसी की क्वालिटी, क्वांटिटी, पर्पस, वैल्यूज आप मीठे को रजिस्टर नहीं करा सकते। आप बोलो कि मैं मीठा मतलब स्वीट, आप बोलो स्वीट प्लीज रजिस्टर करवा दीजिए, नो, इट इज डिस्क्राइबिंग इट ना। या आप लीटर को रजिस्टर नहीं करा सकते, क्वांटिटी बता रहा है वो 1 लीटर, नॉट अलाउड। ओरिजिन को आप ज्योग्राफिकल ओरिजिन, मैं बोलूं कि मेरे को डेली स्वीट्स नहीं हो सकता रजिस्टर। थर्ड टेस्ट है टेस्ट ऑफ कस्टमरी यूज। अगर किसी चीज का कस्टमरी यूज पहले से चला आ रहा है तो आप उसको रजिस्टर नहीं करवा सकते। तो ये है हाउ ओरिजिनल थिंकिंग टू बी आइडेंटिफाई। इसके 3 टेस्ट ये। लेकिन इसके अलावा जैसे सर ने बोला एथिकल, मॉरल, लीगल, ये 3+3+3 टेस्ट है। मतलब वो एथिकल होनी चाहिए। एथिकल का मतलब है इट शुड नॉट डिसीव पब्लिक और इट शुड नॉट क्रिएट अ कंफ्यूजन। अगर उसका नाम ऐसा है कि वो पब्लिक को डिसीव कर रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो नो, नॉट अलाउड। सेकेंड इज मॉरल। कोई ऑब्सीन मैटर है तो कोई ऑब्सीन मैटर के आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। थर्ड इज लीगल। आपने बोला मैं शेयर को रजिस्टर कराना चाहता हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं मिलेगा। तो आप 3+3 टेस्ट लगा लीजिए, आप पहले डिसाइड कर लेंगे इसलिए ट्रेडमार्क रजिस्टर होगा कि नहीं होगा। यही लिखा है सेक्शन 9 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट में। ऑलराइट, अब पूरे वर्ल्ड में यूरोपियंस को और अमेरिकन्स को ट्रेड करना था, हम ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे ट्रेडिंग पे। मैं भी रिसेंट बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जब पूरे वर्ल्ड में ट्रेड करना है, उनकी इकोनॉमीज तो फुल्ली ग्रोन थी, दे वर डेवलप्ड इकोनॉमीज। तो उन्होंने बोला कि भाई कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी पूरे इंडिया में होनी चाहिए या पूरे वर्ल्ड में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कि मान लो मैं मैकडॉनल्ड्स का अगर इंडिया में बेचना चाहूं तो कोई और अपना मैकडॉनल्ड्स नहीं बना ले। तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम है वाइपो,
वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन 1967 में। 1967 में वाइपो ने डिफाइन करा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब क्या है। सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं वो सब वाइपो ने लिखा, मैं पढ़ के बताता हूं। वाइपो ने लिखा कि लिटरेरी, आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक वर्क इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। वाइपो ने लिखा परफॉर्मेंस बाय परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, फोनोग्राम, ब्रॉडकास्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। वाइपो ने बताया इन्वेंशंस इन ऑल फील्ड्स ऑफ ह्यूमन एंडेवर्स इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। वाइपो ने बताया साइंटिफिक डिस्कवरीज इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और इसको इतना सीरियसली लिया अमेरिकन ने, मिसिसिपी यूनिवर्सिटी के जो मेडिकल साइंस डिपार्टमेंट है उन्होंने बोला हमने डिस्कवर करा है कि हल्दी जो है ना उससे सब बीमारियां ठीक हो जाती हैं, और उसको रजिस्टर करवा लिया। सही बात बोल रहा हूँ, 1995 में यही हुआ था। फिर उसके बाद वाइपो ने बोला कि जो इंडस्ट्रियल डिजाइन है वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। फिर वाइपो ने बोला ट्रेडमार्क, सर्विस मार्क्स, कमर्शियल नेम्स एंड डेजिग्नेशन आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। वाइपो ने डिफाइन करा पूरे वर्ल्ड के लिए, लेकिन डिफाइन तो कर दिया, पर इंडिया ने और बाकी चाइनीज कंपनी ने नहीं माना किसी ने। ठीक है, अब जमाना आ गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, WTO का। अब इनको पूरी वर्ल्ड में ट्रेडिंग करनी थी। डोमिनोज भी है आपके पास, कौन से, मैकडोनल्ड्स भी है आपके पास, सैमसंग भी है घर में, चल रहा है ना। और कौन से नाम है वर्ल्ड के, सुजुकी कार भी है। ये सारी एंटिटीज, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक एग्रीमेंट बना 1995 में जिसको बोलते हैं ट्रिप्स, TRIPS, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और ट्रिप्स में ये बोला कि अगर कोई भी कंट्री WTO का पार्ट बनना चाहती है, उसको बेनिफिट्स चाहिए WTO के, तो आपको ट्रिप्स एग्रीमेंट में साइन करना मैंडेटरी है। ट्रिप्स एग्रीमेंट सिर्फ ये प्रोवाइड करता है मिनिमम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर IPR, मतलब आपकी कंट्री में इतना मिनिमम स्टैंडर्ड IPR का होना ही चाहिए, तभी हम आपके साथ ट्रेड करेंगे, आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनाएंगे। अगर आपके पास दैट मिनिमम स्टैंडर्ड नहीं है, यू आर नॉट एलिजिबल टू बिकम। तो 1995 में सारी जितनी 130 कंट्रीज आर मेंबर, इंडिया ने भी साइन कर दिया 1995 में। पर एक कंसोलेशन प्राइज मिला डेवलपिंग कंट्रीज को। कंसोलेशन प्राइज ये था कि आप एक काम करिए, अपना जो IPR है अगले 10 साल में डेवलप कर लीजिए। मतलब 1995 में एग्रीमेंट साइन करा, 2005 तक जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स लिखे हैं ट्रिप्स एग्रीमेंट में वो अपने लॉ में इंक्लूड कर लीजिए। तो इंडिया ने फटाफट एक्ट्स बनाना शुरू करे, और 1995 में क्या हुआ, हल्दी को पेटेंट हो गया USA में। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी जो मेडिकल सेंटर है उन्होंने डिस्कवरी करी, बोला हमने एक नया डिस्कवरी करी है कि हल्दी से तो जब भी लग जाती है तो वो जल्दी ठीक हो जाता है, और उसको पेटेंट कर लिया। तो इंडिया की पार्लियामेंट में हंगामा हो गया। यहाँ पे ट्रिप्स एग्रीमेंट इंडिया साइन कर रही है, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत एलिगेशंस ऑपोजिशन लगाए कि आप ट्रिप्स एग्रीमेंट साइन कर रहे हो। वहां पे हल्दी जो हमारे पास हजारों साल से हमें पता है हल्दी से सब कुछ ठीक होती है, उसको कर ले, उन्होंने साइन कर दिया। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो ड्राफ्ट बनाया ट्रिप्स एग्रीमेंट को साइन करने के बाद, 2 ड्राफ्ट बनाए। एक ड्राफ्ट बनाया द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, जो 1999 में पास हुआ था। दूसरा एक्ट बनाया था प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट, जो 2001 में है। उनको 5 साल लगे बनने में, पार्लियामेंट में पास होने में, पर ये 2 एक्ट बनाए। और USA में भी कॉन्टेस्ट करा। जब USA में कॉन्टेस्ट करा तो जो भी मिसिसिपी यूनिवर्सिटी थी वो हार गई, और अल्टीमेटली वो पेटेंट उनका रिजेक्ट हो गया। बट इंडिया ने अपने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में जो बासमत हल्दी, महाराष्ट्र, नहीं बासमत हल्दी महाराष्ट्र की, बासमती राइस का भी हुआ था ना ये, बासमती राइस का भी होता, राइट। फाइनली व्हाट हैपेंड, बासमती राइस के किसमें क्या हुआ? नहीं, जीत गए, तीनों में जीत गए हम लोग, हल्दी, नीम और बासमती, तीनों में जीत गए। दूसरा इरोड टर्मरिक को भी रजिस्टर करा हमने। उड़ीसा कंधमल हल्दी को रजिस्टर, ये हल्दी अलग अलग जगह की हल्दी। फिर लोकांदोंग हल्दी मेघालय को रजिस्टर करा। फिर जो प्लांट वेराइटीज एक्ट में हमने गाइडलाइंस बनाए और हल्दी के क्रॉप को रजिस्टर करा, और बोला ये ना कम्युनिटी असेट्स हैं। मतलब आप चाय पीते हो आप लोग, 1887 में चाय के बागान अंग्रेजों ने लगाए दार्जिलिंग के पास, ठीक है। और चाय के बागानों में एक अंग्रेज की जो गर्लफ्रेंड है यूके में, तो उनका ये कहता था, फैमिली होता था कि फैमिली वाइफ आ रही यूके में और ये अंग्रेज आके यहाँ पे इंडिया में काम कर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी में, एंड उसको ना इंडिया की चाय बहुत पसंद है, ठीक है। और वो जब चाय ले जाता था तो वो खराब, उसमें क्या होता था, जब शिप से जाती थी चाय
तो वो खराब उसमें फंगस टाइप का लग जाता था, तो ट्रांसपोर्ट में दिक्कत होती थी। पर उसकी ना उन्होंने एक प्रोसेसिंग निकाली जिसमें क्या होता है, उसको बुरादा बना देते हैं। आप बुरादा बोल रहे हो लेकिन वो ब्लैक जो चाय हम पीते हैं, अब वो इतना पावरफुल हो गया कि 3-3 साल तक वो चल सकता है। मतलब आप शिप से ट्रांसपोर्ट करो, कहीं भी ट्रांसपोर्ट करो, कुछ भी करो, दिक्कत। उसने बोला इससे अच्छा क्या हो गया। तो उसकी गर्लफ्रेंड भी खुश, उससे अल्टीमेटली शादी हो गई, लेकिन ये भी खुश, दोनों खुश। तो वो क्या करता था, शिप में दार्जिलिंग की चाय बुरादा बना करके और भेज देता था इंग्लैंड, और वो इतनी वर्ल्ड फेमस हो गई कि आप टोक्यो में जाओगे तो दार्जिलिंग, आपके 5 स्टार होटल में जाओगे तो जितनी चाय रखी रहती है उसमें दार्जिलिंग टी भी रहती है। आप बोलो ये क्या हो गया, तो हमारा इंडिया का है। फिर आप जाओगे सिडनी में किसी भी होटल में तो दार्जिलिंग टी भी रखी हो, लंदन में दार्जिलिंग टी भी रखी है। अब टोक्यो में बंदे ने दार्जिलिंग टी ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लिया, और कोई दूसरी चाय चाइना से लेकर के उसको बेचने लगा। तो बोले ये तो स्वाद ही अलग है, तो इट इज डिसेप्शन ना। तो हमने एक्ट बना के दार्जिलिंग टी को रजिस्टर कर दिया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट, और नोटिस भेज दिया जापान को कि आप प्लीज टेक केयर। ठीक है, तो हमने 90, आप देखो कि जितने भी एक्ट्स हैं ट्रेडमार्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को 1995 से 2005 के बीच में बने। क्यों बने? क्योंकि हमारे पास 10 साल का टाइम था। सो हमने पहला बनाया ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, फिर बनाया हमने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोटेक्शन एक्ट 1999, जिसने हल्दी को भी बचा लिया, नीम को भी बचा लिया। फिर हमने बनाया डिजाइन एक्ट 2000, फिर हमने बनाया द सेमीकंडक्टर्स इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन एक्ट 2000। सिर्फ आप नाम सुन लीजिए, मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ, आप फिर रिसर्च करके, इट इज अ रिसर्च टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू। फिर हमने कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट बनाया 1957 को अमेंड करा 2012 में। फिर हमने पेटेंट्स अमेंडमेंट एक्ट करा 2005 में। फिर हमने द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001 में किया। तो 10 साल में हमने पूरे के पूरे जो भी आईपीआर लॉ है उसको कोडिफाई कर लिया इंडिया में, एंड दिस बिकेम वन ऑफ द मोस्ट ल्यूक्रेटिव प्रैक्टिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। Alright, so with this I conclude my session, and in my view there is happy learning, happy networking, keep sharing and keep shining. So किसी को भी growth चाहिए अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, तो उसके 4 स्टेप फॉर्मूला है। फर्स्ट स्टेप इज हैप्पी लर्निंग। Whatever you want to do, wherever you want to grow, learn as much as possible about that. Happy learning. Second is happy networking. जो भी उस एरिया से कनेक्टेड है, मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जो उसके वेंडर्स हो सकते हैं, जो उसके कस्टमर्स हो सकते हैं, जो उसके एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, या जो उस चीज को जानते हैं, उससे जितना इंटरेक्ट कर सकते हैं, जितना नेटवर्क, स्पेसिफिक नेटवर्क बना सकते हैं। सेकेंड स्टेप इज हैप्पी नेटवर्किंग। थर्ड स्टेप फॉर ग्रोथ एंड वेल्थ क्रिएशन इज कीप शेयरिंग। आपके पास बहुत नॉलेज है, आपके पास नेटवर्क, बहुत लोगों को जानते हो, बहुत दोस्ती है पापा की सब जगह से, लेकिन अगर वो कन्वर्ट नहीं हो रही है वेल्थ में या मोनेटाइज नहीं हो रही है तो वो यूजलेस है। तो आपको अपना जो भी आप में टैलेंट है उसको आपको प्रोडक्टाइज करना पड़ेगा या उसको सर्विस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू ऑफर इट टू द वर्ल्ड। सो दैट इज कॉल्ड हैप्पी शेयरिंग। इन 3 स्टेप, दीज आर द 3 स्टेप फॉर ग्रोथ। फोर्थ स्टेप इज कीप शाइनिंग। कीप शाइनिंग का मतलब ये होता है कि आपने ये वाले 3 स्टेप ले करके तो एक स्मगलर भी ग्रो कर सकता है। स्मगलिंग करनी है ना किसी को गोल्ड की, तो हैप्पी लर्निंग पूरा गोल्ड मार्केट स्टडी कर ले। हैप्पी नेटवर्किंग, जितने भी अलग अलग कंट्रीज में स्मगलर सबसे टाई अप कर ले, नेटवर्क कर ले। थर्ड इज शेयर, वो बन जाएगा बिलियनर। लेकिन अगर फोर्थ स्टेप उसने फॉलो नहीं करा तो वो फेल है, वो है कीप शाइनिंग। कीप शाइनिंग का मतलब ये, अगर जो भी आप कर रहे हो इट शुड बी एथिकल, लीगल एंड मॉरल। इफ इट इज नॉट एथिकल, लीगल और मॉरल, वो जो शाइन है आपके फेस में वो नहीं रह सकती। जिस वक्त आप काम कर रहे हो तब भी नहीं रहेंगी, आप वो जनरेशनल वेल्थ भी नहीं बनेगी। आपने इलीगल तरीके से घर ले लिया तो वो जनरेशनल वेल्थ भी नहीं बनेगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। तो इट इज कॉल्ड कीप शाइनिंग। तो ये 4 स्टेप फॉर्मूला आप अगर फॉलो करोगे तो आपको किसी भी लेवल पे कहीं पे भी सक्सेस मिल जाएगी। विद दिस हैप्पी लर्निंग, हैप्पी नेटवर्किंग, कीप शेयरिंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू सो मच।